इंडिया अनफिल्टर्ड में स्वागत है। आज की इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी परेशान करने वाली चीज पर बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं एक तकनीकी एनालॉजी के बारे में सोच रहा था। अच्छा, कैसी एनालॉजी? हाँ, मतलब कल्पना कीजिए कि आपके पास दुनिया का सबसे महंगा, सबसे आधुनिक हार्डवेयर वाला स्मार्टफोन है। हाँ। उसका प्रोसेसर एकदम बेहतरीन है, स्क्रीन शानदार है, लेकिन जैसे ही आप कोई एप्लीकेशन खोलने की कोशिश करते हैं, फोन क्रैश हो जाता है। यानी हार्डवेयर में कोई खराबी नहीं है, समस्या उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो अंदर काम कर रहा है। बिल्कुल, एकदम सही पकड़ा आपने। और यही आज की हमारी इस चर्चा का केंद्र है। हमारा हार्डवेयर है 1.25 अरब की आबादी, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा युवा वर्ग शामिल है। हाँ, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। सही बात है। ये वो कच्ची प्रतिभा है जो देश के हर कोने में मौजूद है। लेकिन जब हम ओलंपिक के इतिहास को देखते हैं ना, तो पाते हैं कि इस विशाल देश ने कुल मिलाकर केवल 10 स्वर्ण पदक जीते हैं, जो कि आबादी के हिसाब से बहुत ही कम है। बहुत कम है। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं, जैसे नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025, ताज़ा बजट का विश्लेषण और खेल सुधारक जतिन त्यागी की फील्ड रिसर्च, इन सब का विश्लेषण करके हम इसी ऑपरेटिंग सिस्टम की संरचनात्मक विफलताओं या कह लें स्ट्रक्चरल फेलियर्स को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है। हाँ, क्योंकि हमारा मिशन सिर्फ इस ऊपरी बात पर रुकना नहीं है कि भारत में क्रिकेट बहुत लोकप्रिय है। हम उन जड़ तक फैले कारणों की बात करेंगे जो हमें एक वैश्विक खेल महाशक्ति बनने से रोक रहे हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। क्या ये वास्तव में टैलेंट की कमी है या सिस्टम की पूरी तरह से नाकामी? देखिए, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमें सबसे पहले उस मिथक को तोड़ना होगा कि खेलों के लिए देश में पैसे की कमी है। अक्सर लोग यही तर्क देते हैं कि पैसा ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम 2026-27 के केंद्रीय खेल बजट के आंकड़ों का विश्लेषण करें ना, तो तस्वीर कुछ और ही दिखाई देती है। इस बार बजट में 15% की वृद्धि हुई है। अरे वाह, 15%! जी, और ये बढ़कर लगभग 4,480 करोड़ रुपए हो गया है। 2018 के मुकाबले देखा जाए तो ये आवंटन लगभग दुगना है। कागज पर तो ये बहुत बड़ी कामयाबी लगती है। मतलब बजट का दुगना होना ये तो दर्शाता है कि कम से कम फंडिंग आ रही है। तो क्या सिर्फ पैसा बढ़ा देने से समस्या हल हो जानी चाहिए? पैसा बढ़ाना पहला कदम हो सकता है, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। और यहीं पर हमारी फील्ड रिसर्च का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। कैसा विरोधाभास? एक तरफ हम 4,480 करोड़ का जश्न मना रहे हैं और दूसरी तरफ तक्षशिला के विश्लेषण के अनुसार पिछले साल के बजट का लगभग 396 करोड़ रुपए, जो कि कुल बजट का 12% है, बिना इस्तेमाल हुए ही वापस चला गया। रुकिए, ये बात मेरी समझ से परे है। एक तरफ हमारे ग्रामीण एथलीट्स जूता और डाइट के लिए संघर्ष कर रहे हैं और दूसरी तरफ 396 करोड़ रुपए पड़े पड़े वापस चले गए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। लेकिन ये पैसा खर्च क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि पैसा अपने आप चलकर एथलीट के पास नहीं जाता ना। इसके पीछे पूरी तरह से प्रशासनिक लालफीताशाही और जमीनी स्तर पर नोडल अधिकारियों की कमी जिम्मेदार है। यानी सिस्टम का जो ढांचा है वही काम नहीं कर रहा। एकदम। नीतियां दिल्ली के वातानुकूलित कमरों में बन जाती हैं, फंड आवंटित हो जाता है, लेकिन जिला स्तर पर उस फंड को पास करने, टेंडर निकालने और सुविधाएं खड़ी करने के लिए जो विशेषज्ञता चाहिए वो हमारे ढांचे में है ही नहीं। मतलब फाइलों को एक डेस्क से दूसरी डेस्क तक जाने में ही महीनों लग जाते होंगे। बिल्कुल, महीनों लग जाते हैं। एथलीट तक पहुंचाती है। और जब हम जमीनी स्तर की बात कर ही रहे हैं, तो मुझे जतिन त्यागी की रिपोर्ट का एक आंकड़ा बहुत हैरान करने वाला लगा। हाँ, उन्होंने रूरल और अर्बन डिवाइड पे काफी बात की है। वही, भारत की लगभग 70% आबादी आज भी गांव में है। असली शारीरिक ताकत और कच्चा टैलेंट वहीं है। लेकिन देश की 80% खेल सुविधाएं केवल बड़े शहरों में केंद्रित हैं। ये एक बहुत ही गंभीर ढांचागत असंतुलन है। त्यागी की फील्ड रिसर्च दिखाती है कि गांव में तो बुनियादी मैदान तक नहीं है, और जो सुविधाएं हैं भी उनकी हालत तो और भी खराब है ना। हाँ, त्यागी जी ने अपनी रिसर्च में बताया है कि स्टेडियम बनाए तो जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका मकसद सिर्फ उद्घाटन के समय फोटो खिंचवाना होता है। बस रिबन काटा और भूल गए। वही तो, उन्होंने कई ऐसे स्टेडियम का जिक्र किया है जहां लाखों रुपए की मशीनें जिम में धूल खा रही हैं, वॉशरूम टूटे पड़े हैं और मैदानों की घास तक नहीं काटी जाती। ये तो बहुत ही अजीब बात है। और बॉक्सिंग या वेट लिफ्टिंग के लिए जो इंडोर हॉल चाहिए
वो तो नदारत ही है। ये तो ऐसा हो गया कि आपने एक शानदार फैक्ट्री खड़ी कर दी, लेकिन उसका दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया और चाबी कहीं फेंक दी। मैं कहूंगी कि वो चाबी फेंकी नहीं गई है, वो चाबी उन लोगों के हाथों में है जो खेल प्रशासन यानी स्पोर्ट्स फेडरेशंस को चलाते हैं। अच्छा, फेडरेशंस के पास है। हाँ, अगर स्टेडियम बंद है या उनका रखरखाव नहीं हो रहा है तो इसका सीधा कारण ये है कि फेडरेशंस के स्तर पर रखरखाव की बजट में भारी भ्रष्टाचार होता है। पैसा कागजों पर मरम्मत के लिए निकलता है, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं होता। जब हम फेडरेशंस की बात करते हैं तो हाल ही में आई कई विस्तृत रिपोर्ट्स उन विवादों को सामने लाती हैं जो प्रशासन के भीतर चल रहे हैं। जी बिल्कुल। जैसे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI को लेकर आई रिपोर्ट्स में उन लंबे प्रदर्शनों और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों का जिक्र है जिन्होंने हफ्तों तक सिस्टम को रोक कर रखा। हाँ, और ये कोई इकलौता मामला नहीं है। सही कहा। इसी तरह भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA के भीतर CEO की नियुक्ति को लेकर जो महीनों तक देरी और राजनीतिक खींचतान की रिपोर्ट्स आईं, वे बताती हैं कि इन संस्थाओं के अंदर काम कैसे होता है। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन जो रिपोर्ट्स में है वो तो साफ दिख रहा है। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये प्रशासनिक खींचतान सिर्फ अखबारों की सुर्खियां नहीं है। तो और क्या है? ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो सीधे तौर पर खेल को तबाह करता है। जब IOA के भीतर ये अंदरूनी विवाद चल रहे थे तो उसका नतीजा क्या निकला? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC ने भारत की फंडिंग ही रोक दी। क्या बात कर रहे हैं? फंडिंग रोक दी? हाँ, करीब 1 मिलियन यूरो का ग्रांट अटक गया था। एक मिनट, इसे थोड़ा जमीनी स्तर पर समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में बैठे कुछ अधिकारी अपनी कुर्सी और पावर के लिए लड़ रहे हैं और उसकी वजह से IOC ने फंडिंग रोक दी। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब यह है कि हरियाणा या मणिपुर के किसी छोटे से गांव में ट्रेनिंग कर रहा एथलीट, जिसे उस 1 मिलियन यूरो में से शायद कुछ हजार रुपए की डाइट या ट्रेनिंग स्कॉलरशिप मिलनी थी, वो अब भूखे पेट अभ्यास कर रहा है। यही इसका सबसे क्रूर सच है। प्रशासन की राजनीति की कीमत हमेशा एथलीट चुकाता है। लेकिन सरकार ने इन सब चीजों को सुधारने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 भी तो लागू किया है ना? इसके प्रावधान तो काफी सख्त लग रहे हैं। सख्त तो है, लेकिन जैसे अधिकारियों की उम्र 25 से 70 साल तय कर दी गई है और कोई भी लगातार 3 बार से ज्यादा पद पर नहीं रह सकता। ये तो इन फेडरेशंस की सफाई का एक बहुत ही ठोस तरीका लगता है ना? ऊपरी तौर पर ये एक बेहतरीन कदम लगता है। उम्र और कार्यकाल की सीमा तय होने से दशकों तक कुर्सियों पर जमे रहने वाले लोगों को हटना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेंच है जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। अच्छा, वो क्या है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस एक्ट के जरिए एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनाने का प्रावधान है। और ये बोर्ड समस्या क्यों है? समस्या इसलिए है क्योंकि इस बोर्ड के माध्यम से केंद्र सरकार के पास इतनी शक्तियां आ जाती हैं कि वे जब चाहें किसी भी खेल संघ की मान्यता रद्द कर सकते हैं या उनके चुनावों में सीधा दखल दे सकते हैं। यानी सरकार का कंट्रोल बढ़ जाएगा। और अब इंटरनेशनल ओलंपिक चार्टर का सबसे बुनियादी नियम याद कीजिए, स्वायत्तता या ऑटोनॉमी। IOC का स्पष्ट नियम है कि किसी भी देश के खेल संघों में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ओहो, मतलब अगर सरकार दखल देगी तो बैन लग सकता है। बिल्कुल। अगर IOC को ये लगा कि ये नया बोर्ड स्वायत्तता का उल्लंघन कर रहा है तो भारत पर बैन तक लग सकता है। हम 2036 के ओलंपिक मेजबानी का सपना देख रहे हैं और ये सरकारी नियंत्रण उस सपने को पूरी तरह से चकनाचूर कर सकता है। ये तो बहुत ही अजीब विरोधाभास है। आप सिस्टम को साफ करने के लिए नियम लाते हैं, लेकिन वही नियम आपको वैश्विक स्तर पर अयोग्य ठहरा सकते हैं। वजीर आजम कह ले हैं कुछ भी, बात तो यही है। 2036 के ओलंपिक का आपने जिक्र किया, जो भारत का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। अगर हम खुद को एक मेजबान और दावेदार के रूप में पेश कर रहे हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि बाकी महाशक्तियां अपना सिस्टम कैसे चलाती हैं। रिपोर्ट्स में अमेरिका और चीन का काफी तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। ये तुलना ये समझने के लिए बहुत जरूरी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है। अमेरिका के उदाहरण को ही लें। हाँ, वहाँ क्या होता है? वहाँ ओलंपिक में मेडल जीतने वाले लगभग 33% एथलीट उनके विश्वविद्यालय स्तर के NCEA मॉडल से आते हैं। मैंने NCEA मॉडल के बारे में पढ़ा है, लेकिन ये वास्तव में काम कैसे करता है? ये सिर्फ विश्वविद्यालयों के बीच होने वाले टूर्नामेंट से कहीं बड़ा है ना? अमेरिका में कॉलेज स्पोर्ट्स के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स यानी टीवी पर प्रसारण के अधिकार अरबों डॉलर में बिकते हैं। अरबों डॉलर सिर्फ कॉलेज स्पोर्ट्स के? हाँ, और वो पैसा सीधे विश्वविद्यालयों में वापस जाता है, जिससे वहाँ विश्व स्तरीय ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स साइंस लैब और बेहतरीन कोच रखे जाते हैं। तो उन्हें सरकार की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है? बिल्कुल नहीं।
इसी वजह से एक एथलीट को पढ़ाई और खेल के बीच चुनाव नहीं करना पड़ता। उसे एक ही छत के नीचे बेहतरीन शिक्षा और ओलंपिक स्तर की ट्रेनिंग दोनों मिलती हैं। और अगर हम इसके विपरीत चीन को देखें तो वहां पूरी तरह से राज्य द्वारा प्रायोजित यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड मॉडल है। हाँ, उनका तरीका बिल्कुल अलग है। आंकड़ों के अनुसार चीन का खेल बजट $33.2 बिलियन है और भारत का बजट लगभग $376 मिलियन है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। वही तो हम न तो चीन की तरह अथाह पैसा लगा रहे हैं और न ही अमेरिका की तरह कोई ऐसा सिस्टम बना पाए हैं जो खुद पैसा पैदा कर सके। हम बीच में कहीं अटके हुए हैं। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ी सामाजिक मानसिकता भी जुड़ी है, एकेडमिक इक्विवेलेंस, यानी शिक्षा और खेल को बराबर मानना। हाँ, ये तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भारत में खेल आज भी एक्स्ट्रा करिकुलर है। अगर कोई बच्चा खेलों में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसे पढ़ाई का नुकसान उठाना पड़ता है। ये मानसिकता तो है, लेकिन इन सब के बीच नीतियों को लेकर एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। आप किस आंकड़े की बात कर रहे हैं? एक तरफ हम 2036 के ओलंपिक की मेजबानी मांग रहे हैं और दूसरी तरफ डोपिंग के मामले में हमारा रिकॉर्ड देखिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत दुनिया में डोपिंग के मामलों में लगातार टॉप पर बना हुआ है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये कि वाडा की रिपोर्ट साफ कहती है कि भारत डोपिंग के मामलों में शीर्ष पर है। हाँ, नंबर 1 पर है हम। और यहाँ जो प्रशासनिक फैसला लिया गया है वो चौंकाने वाला है। एक तरफ आईओसी के अध्यक्ष स्पष्ट चेतावनी दे चुके हैं कि ओलंपिक की मेजबानी उसी देश को मिलेगी जिसका एंटी डोपिंग और पारदर्शिता का रिकॉर्ड बेदाग होगा। बिल्कुल, ये तो उनकी पहली शर्त होती है। लेकिन भारत में क्या हुआ? ताज़ा बजट में नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का बजट 24.3 करोड़ रुपए से घटाकर 20.3 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। जब दुनिया आप पर डोपिंग को लेकर नजर रखे हुए है, ऐसे समय में आप उस संस्था का ही बजट काट रहे हैं जिसे डोपिंग रोकनी है। यही तो विडंबना है। ये इस बात का प्रमाण है कि नीतियां बनाने वालों को जमीनी हकीकत और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के बीच के तालमेल की कोई समझ नहीं है। और जब नीतियां जमीनी हकीकत से इस तरह कटी होती हैं तो इसका सबसे भारी नुकसान किसी संस्था को नहीं बल्कि उस इंसान को होता है जो रोज मैदान पर पसीना बहाता है। यही वो मानवीय प्रभाव है जिसे अक्सर बड़े बजट और आंकड़ों के पीछे छुपा दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्पोर्ट्स मेडिसिन और रिहैब सुविधाओं की जो भारी कमी है, उसका एथलीट के शरीर पर क्या असर होता है? इससे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी एथलीट के घुटने में एसीएल लिगामेंट फट जाता है या टखने में गंभीर मोच आ जाती है, जो कि खेलों में बहुत आम चोट है। बिल्कुल। आधुनिक स्पोर्ट्स साइंस में ये कोई बड़ी बात नहीं है। सही सर्जरी और फिजियोथेरेपी से कुछ ही हफ्तों या महीनों में एथलीट वापस मैदान पर लौट सकता है। विदेशों में तो ऐसा ही होता है। लेकिन हमारे यहाँ जिला स्तर पर तो छोड़िए, कई बार राज्य स्तर पर भी सही रिहैब सेंटर नहीं होते। मतलब वो चोट जो विदेशों में महज एक ब्रेक होती है, वो भारत की किसी ग्रामीण एथलीट के लिए उसके करियर का अंत बन जाती है। हाँ, क्योंकि न तो उसके पास प्राइवेट इलाज का पैसा है और न ही सिस्टम उसे रिकवरी का समय देता है। कितनी दुखद बात है। एथलीट खामोशी से घर बैठ जाता है और सिस्टम को पता भी नहीं चलता कि उसने एक संभावित मेडल खो दिया। और जो लोग चोट से बच जाते हैं उन्हें भयंकर आर्थिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। आर्थिक संघर्ष तो बहुत ज्यादा है। आज हम पीआर श्रीजेश को एक महान हॉकी खिलाड़ी के रूप में पूछते हैं, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि उनके परिवार को उनकी पहली अच्छी हॉकी किट खरीदने के लिए अपनी गाय बेचनी पड़ी थी। बाप रे, गाय बेचनी पड़ी? जी। और नीरज चोपड़ा को ही लीजिए, उनके लिए उनके चाचाओं ने पैसे जमा करके पहला जैवलिन खरीदा था। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि सिस्टम तब कहाँ होता है जब खिलाड़ी बन रहा होता है। सिस्टम तो सिर्फ तब सामने आता है जब गले में मेडल लटक जाता है और फोटो खिंचवानी होती है। एकदम सही कहा आपने। और फंडिंग की ये असमानता सिर्फ व्यक्तिगत एथलीट के स्तर पर नहीं है, बल्कि खेलों के बीच भी है। भारत की स्पोर्ट्स इकोनॉमी लगभग $2 बिलियन आंकी गई है। $2 बिलियन की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, लेकिन समस्या इसके वितरण में है। कैसे? 2025 के डेटा के अनुसार इस $2 बिलियन का लगभग 87 से 89% हिस्सा, जो करीब 16,700 करोड़ रुपए बनता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के खाते में जाता है। मतलब देश के बाकी सभी खेलों, हॉकी, एथलेटिक्स, कुश्ती, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, इन सब के लिए कुल मिलाकर उस इकोनॉमी का सिर्फ 11 से 13% हिस्सा ही बचता है। हाँ, बस इतना ही। इस तरह के वित्तीय एकाधिकार के साथ आप बाकी खेलों में महाशक्ति कैसे बन सकते हैं? और इस पूरी व्यवस्था में एक और वर्ग है जो सबसे ज्यादा हाशिए पर है, महिला एथलीट्स।
ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। यूनेस्को की हालिया रिपोर्ट जेंडर डिस्पैरिटी यानी लैंगिक असमानता का एक बहुत ही कड़वा सच सामने लाती है। क्या कहता है वो डेटा? भारत में लड़कियों का खेलों से ड्रॉप आउट रेट 49% है, जो कि लड़कों के मुकाबले 6 गुना ज्यादा है। 6 गुना ज्यादा। और इसके कारण इतने बुनियादी हैं कि सुन के शर्म आती है। ये इसलिए नहीं है कि लड़कियों में टैलेंट नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि स्टेडियम्स में उनके लिए अलग से वॉशरूम तक नहीं है। बिल्कुल, मैदानों पर सुरक्षा नहीं है, बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। इसी संदर्भ में सीक्वेंस संस्था की निदान सारी का एक कोट इन रिपोर्ट्स में शामिल है, जो मुझे लगता है कि इस पूरे सिस्टम का सबसे सटीक सारांश है। हाँ, इन्होंने बहुत गहरी बात कही है। उन्होंने कहा है कि लड़कियों को इन जगहों पर टिके रहने के लिए सचमुच मर्द बनना पड़ता है। इस वाक्य की गहराई को समझिए। इसका मतलब है कि एक लड़की को अपने स्त्रीत्व, अपनी प्राकृतिक जरूरतों और अपनी सुरक्षा की चिंता को मारकर एक ऐसे कठोर, पुरुष प्रधान और असंवेदनशील सिस्टम के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है, जो उसके लिए बना ही नहीं है। बहुत ही दर्दनाक सच्चाई है। जब 50% आबादी के लिए सिस्टम में कोई जगह ही नहीं है, तो हम ओलंपिक चार्ट्स में टॉप करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? ये सब देखने के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे खेलो इंडिया, जिसके तहत सालाना 2500 एथलीट्स को स्कॉलरशिप मिलती है, क्या वे बिल्कुल काम नहीं कर रही? योजनाएं खराब नहीं है, लेकिन उनका ट्रांजिशन रेट बहुत कम है। ट्रांजिशन रेट? हाँ, रिपोर्ट बताती है कि खेलो इंडिया में जो टैलेंट पहचाना जाता है, उसमें से सिर्फ 12% ही एडवांस ट्रेनिंग स्तर तक पहुंच पाते हैं। बाकी 88% कहाँ खो जाते हैं, इसका कोई डेटा नहीं है। तो मतलब हमारा टैलेंट स्काउटिंग यानी प्रतिभा खोजने का कोई वैज्ञानिक सिस्टम ही नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ये बात मुझे भारत के महान फुटबॉलर तुलसीदास बलराम की कहानी की याद दिलाती है। उन्हें किसी डेटा एनालिटिक्स या सिस्टम ने नहीं खोजा था। वो तो बस नंगे पैर कहीं खेल रहे थे और संयोग से एक लोकल कोच की नजर उन पर पड़ गई। हाँ, ये पूरी तरह से किस्मत की बात थी। सोचिए, अगर वो कोच उस दिन उस रास्ते से नहीं गुजरता तो क्या होता? आज भी हमारा पूरा स्काउटिंग सिस्टम इसी संयोग पर टिका है। हम उम्मीद करते हैं कि कोई कोच किसी गांव से गुजरेगा और उसे कोई हीरा मिल जाएगा। और संयोग के भरोसे ओलंपिक मेडल नहीं जीते जाते ना। मेडल जीतने के लिए हर जिले, हर ब्लॉक में एक इंटीग्रेटेड डेटा सिस्टम चाहिए, जो 10 साल के बच्चे की शारीरिक क्षमता को ट्रैक कर सके। इन सभी विश्लेषणों और आंकड़ों पर बात करने के बाद ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि समाधान क्या हो सकता है। हमारे पास पैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की क्षमता है, लेकिन हम उसे जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो क्या किया जा सकता है? मैं एक बहुत ही प्रोवोकेटिव विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। यह विचार कितना दिलचस्प है कि जब बात क्रिकेट की होती है तो हमारे पास आईपीएल जैसा एक बेहतरीन मॉडल है। हाँ, आईपीएल तो बहुत ही सफल है। आईपीएल की टीमें जो कॉर्पोरेट कुशलता, डेटा एनालिटिक्स और टैलेंट स्काउटिंग दिखाती हैं, वो दुनिया में बेजोड़ है। वे देश के किसी भी सुदूर गांव से एक अनजाने से गेंदबाज को खोज निकालते हैं और उसे रातों रात एक स्टार बना देते हैं। ये तो है, वहाँ डेटा का बहुत इस्तेमाल होता है। वहां कोई टैलेंट अनदेखा नहीं रहता। जरा सोचिए, अगर भारत उसी कॉर्पोरेट कुशलता और डेटा ड्रिवन टैलेंट स्काउटिंग को अपने पूरे ओलंपिक इकोसिस्टम में लागू कर दे तो? ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। अगर राजनीति को हटाकर सिर्फ प्रदर्शन और डेटा के आधार पर एथलीट्स को चुना जाए, तो शायद भारत महज एक ही पीढ़ी के भीतर अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियों को सीधी चुनौती दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है। जतिन त्यागी की रिसर्च का वो निष्कर्ष बार बार याद आता है। एक स्टेडियम केवल ईंट और पत्थर की इमारत नहीं है, वो एक फैक्ट्री है जहां सपने बनते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात है ये। जब तक उस फैक्ट्री का दरवाजा हर उस बच्चे के लिए नहीं खुलता जिसके पास टैलेंट है, तब तक 2036 के ओलंपिक की मेजबानी महज एक इवेंट बनकर रह जाएगी, कोई खेल क्रांति नहीं। यह वाकई सोचने वाली बात है कि क्या हम अपने ही बनाए सिस्टम के ताले खोल पाएंगे या नहीं। उम्मीद तो यही है कि हम वो ताले खोल पाएंगे। इसी विचार के साथ इंडिया अनफिल्टर्ड के इस डीप डाइव को हम यहीं विराम देते हैं। विश्लेषण और डेटा से जुड़े ऐसे ही गहन विषयों के साथ फिर मिलेंगे।